आज हम शुरू करेंगे हैलाइड्स का सेकंड पार्ट, दैट इज पेंटा हैलाइड्स। राइट, पेंटा हैलाइड्स। और यहाँ पे इसका जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज MX5। MX5। अब इसके अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं हमारी, जैसे कि नाइट्रोजन जो है इट डू नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड्स। नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म pentahalides due to the absence of d orbitals. Due to the absence of d orbitals. That's why they do not form pentahalides. Right. उसके बाद हम बात करते हैं, ये कुछ exceptions हैं pentahalides की। Pi5 fails to exist. Why? Because of steric hindrances. Because of steric factor or steric hindrances. एक फॉस्फोरस एटम 5 बड़े आयोडीन एटम को होल्ड नहीं कर पाता। फॉस्फोरस एटम cannot hold 5 atoms of iodine. Clear हो गया? And third is the non-existence of pentachloride, bromide and iodide of bismuth. ठीक है ना? क्यों दिखा था? बिकॉज बिस्मथ का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं था, वहां पे सिर्फ और सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल था ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। Non-existence of pentachloride, bromide, iodide of bismuth due to सर स्टेरिक फैक्टर क्या होता है? बता रहा हूँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट। स्टेरिक हिंड्रेंसेस होती हैं हमारी, एटम्स एक दूसरे को धक्का मारते हैं, वहां पे जगह कम होने की वजह से वो धक्का मारते हैं। स्ट्रक्चर्स, अब स्ट्रक्चर में क्या होता है हमारे पास, इनकी शेप के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अगर हम इनकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। लेट्स से मैंने PCl5 लिया, मुझे इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो मैंने क्या किया था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सम रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, ये मैंने मैकेनिज्म में, जो इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म की वीडियोस हैं उसमें बताया हुआ है, और इवन आपको +1 में भी बताया था। अब करेंगे क्या, फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में वी हैव कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। सो वी हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फॉस्फोरस, और क्लोरीन के वैलेंस शेल में होते हैं हमारे पास 7, एंड 7 × 5 35 होता है। इन दोनों का सम करेंगे तो 40 आता है। मैंने बताया था इफ इलेक्ट्रॉन्स 2 to 8 है तो हम उसे डिवाइड करते थे 2 से। अगर इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 8 बट लेस देन और इक्वल टू 56 हैं तो हम क्या करते थे, उसे डिवाइड करते थे बाय 8। और अगर इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 56 हैं तो हम उसे डिवाइड करेंगे बाय 18। तो अभी हमारा काम यहीं से ही चल रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ से हैं, 8 से ज्यादा है और 56 से कम है। तो यहाँ पे आ गया 40। अब 40 को हमने किससे डिवाइड करना है, 8 से। 8 5 40। अब ये जो हमारा क्वेश्चन आया, ये हमारा बताता था कि वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है। सो वी हैव 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब बॉन्ड पेयर कितने हैं, कितने बॉन्ड्स बना रहा है यहाँ पे फॉस्फोरस क्लोरीन के साथ 5। तो इलेक्ट्रॉन पेयर मेरे पास 5 हो गए, बॉन्ड पेयर 5 हो गए, लोन पेयर हो गए 0, बिकॉज लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो लोन पेयर हो गए भैया अपने पास 0। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d।
रेगुलर शेप है और इसकी जो शेप आएगी दैट इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है जी। अगर हम कोई भी हैलोजन लेंगे, हैलोजन के साथ सेम ही रहेगी। अगर मैं कोई भी मॉलिक्यूल, मतलब अगर मैं MX5 मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन निकालता हूं तो वो sp3 ही आएगी, sp3d आएगी और उसकी जो शेप है वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल आएगी। और उसकी शेप मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये M था, ये X, ये X और ये X। यहाँ पे हमारे पास दो और बनेंगे, एक X ऊपर की तरफ और एक X नीचे की तरफ। ठीक है जी। ये हमारे जो डॉटेड वाले हैं दिस इज अबव एंड बिलो द प्लेन। ये हमारी यहाँ पे ट्राइगोनल बाय पिरामिड, ट्राइगोनल पिरामिड बन गया और ये ऊपर की डायरेक्शन में एक पिरामिड और नीचे की डायरेक्शन में एक पिरामिड बनेगा। दिस नोन एज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। राइट, इसके अंदर दो एंगल होते हैं। यहाँ पे ये वाला जो एंगल आएगा दिस इज ऑफ 120 डिग्री और एक एंगल जो ये वाला आएगा दिस इज ऑफ 90 डिग्री। अब ये इसकी बात हम करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, दिस इज द एक्सियल बॉन्ड और ये होते हैं हमारे इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक चीज आती है, ए इज रिप्रेजेंटिंग एक्सियल बॉन्ड एंड ई इज रिप्रेजेंटिंग इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्वेश्चन आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी आप एक कंपाउंड ले लीजिए, ठीक है जी। अगर हम पेंटाहेलाइड्स की बात करते हैं तो इन पेंटाहेलाइड्स या PCl5 किसी भी तरीके से आ सकता है, इन पेंटाहेलाइड्स एक्सियल बॉन्ड्स आर larger than equatorial bonds. Why? या वो पूछ सकता है कि हमारे जो दोनों बॉन्ड्स हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है जी। या वो क्यों नहीं होते हैं, कुछ भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है। इसमें क्या होगा हमारे पास, आंसर में हम लिख देते हैं, ये +1 में भी था। इन एक्सियल बॉन्ड्स the halogen atom feels more repulsion by equatorial halogens and feels more repulsion by equatorial halogens and hence bond length increases। यहाँ पे रिपल्शंस बढ़ जाती हैं। ये वाला जो हैलोजन है वो इसको रिपेल कर रहा है, ये वाला हैलोजन ये ऊपर वाले को रिपेल कर रहा है, ये वाला हैलोजन इसे रिपेल कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाएगा और ऐसे ये नीचे वाला नीचे की तरफ चला जाएगा। That's why in pentahalides axial bonds are larger than equatorial bonds, right? अब जो ये MX5 होते हैं, जो pentahalides हैं, they usually exist in gaseous and liquid state। दो स्टेट्स में हमारे ये यूजली एग्जिस्ट करते हैं और जब भी हम इसे हीट करते हैं, देखो दे आर नॉट स्टेबल। जब भी मैं इसे हीट करूंगा तो कौन से वाला जल्दी टूटता है, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ी होती है। तो अगर मैं PCl5 ले रहा हूं और मैंने इसे हीट कर दिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा PCl3 प्लस Cl2 में। ठीक है, PCl3 एंड Cl2 में। तो कौन जाएगा हमारा यहाँ से, जो हमारे बॉन्ड बड़े हैं वो हमारे इजीली क्लीव हो जाएंगे। जो हमारे बड़े बॉन्ड होते हैं वो इजीली क्लीव हो जाते हैं। ठीक है जी। तो अगर मैंने इसे हीट किया तो ये वाला और ये वाला दिस विल गिव अस X2। ये हमें क्या देंगे, हीट करने पे X2 दे देंगे। फाइन, क्लियर हो गया। हाँ जी, एक्सियल बॉन्ड्स और
जो हमारे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं ये हमारे अबव एंड बिलो द प्लेन होते हैं. दिस इज अबव एंड दिस इज बिलो द प्लेन. और ये जो तीन हैं जो मैंने सॉलिड लाइन से बनाए हैं ये हमारे ऑन द प्लेन रहते हैं. दे आर ऑन द प्लेन. ठीक है जी. और जो PCl5 होता है, देखो क्लोरीन दे रहा है, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज अ क्लोरीनेटिंग एजेंट. ठीक है जी. इट एक्ट एज अ क्लोरीनेटिंग एजेंट. अब इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है, जो PCl5 है ये क्या करता है, हमारा लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट. और लिक्विड स्टेट में तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करेगा. अगर हम इसे सॉलिड स्टेट में ले जाएंगे, PCl5 को अगर हम ठंडा कर देते हैं तो वो क्या करता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में चला जाएगा, सॉलिड स्टेट में चला जाएगा और वो दो आयंस बनाएगा, दो टाइप के आयंस बनाएगा. वन इज द PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव. ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है. इन क्रिस्टलाइन फॉर्म PCl5 एग्जिस्ट एज PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव. PCl4 पॉजिटिव ये हमारा टेट्राहेड्रल शेप का होता है और जो हमारा PCl6 है वो हमारा ऑक्टाहेड्रल शेप का है. ठीक है जी. PCl5 जो था वो हमारा लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. बट अगर वो पूछता है कि हाउ PCl5 एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन स्टेट, हाउ PCl5 एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन स्टेट, तो क्रिस्टलाइन स्टेट में क्या होगा, एक केटायन होगा और एक एनायन होगा. तो वो केटायन की फॉर्म में PCl4 पॉजिटिव की फॉर्म में और एनायन में की फॉर्म में PCl6 नेगेटिव बनाएगा. PCl4 पॉजिटिव है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसकी शेप टेट्राहेड्रल रहेगी. और PCl6 में, PCl6 माइनस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और उसका जो शेप होने वाला है दैट इज ऑक्टाहेड्रल. उसका शेप जो आएगा वो ऑक्टाहेड्रल आ जाएगा. राइट. अब यहाँ पे एक चीज है, PCl5 तो ऐसे एग्जिस्ट करा, अब PBr5 वो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता. अब PBr5 है, जब वो सॉलिड या आयनिक फॉर्म में जाएगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में जाएगा तो वो बनाएगा PBr4 पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव. और वो बनाएगा Br नेगेटिव. व्हाई? बिकॉज अब PBr6 माइनस फेल्स टू एग्जिस्ट. ठीक है जी. ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज एक फास्फोरस एटम 6 बड़े ब्रोमीन एटम्स को होल्ड नहीं कर पाता. क्लियर हो गया. तो PBr5 जो है, PCl5 PCl4 पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव में जा रहा था और PBr5 हमारा PBr4 पॉजिटिव एंड Br माइनस में एग्जिस्ट करेगा. Pi5 हमारा सॉलिड एग्जिस्ट नहीं करता, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. राइट. अब हम यहां से आगे चलते हैं. नेक्स्ट वी हैव रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स. reactivity towards metals. Right. अब metals के साथ अगर हम बात करते हैं तो they have tendency to form binary compounds. और वहां पे हम क्या कहते हैं, ये they form binary compounds with an oxidation state of -3. क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे नॉन मेटल्स हैं. ठीक है जी. ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं तो वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे. जैसे हमने कैल्शियम नाइट्राइड लिया Ca3N2, कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2, सोडियम आर्सेनाइड Na3AS2, जिंक एंटीमोनाइड Zn3Sb2, राइट. और मैग्नीशियम बिस्मथाइड Mg3Bi2. कुछ इस टाइप के हमारे ये कंपाउंड्स बना देते हैं. क्लियर हो गया. उसके बाद हम बात करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स
ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। और यहां पे क्या होएगा? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, राइट। तो इसमें यूजुअली तो दो टाइप के ऑक्साइड्स बनते हैं, ट्राइऑक्साइड्स एंड पेंटाऑक्साइड। यूजुअली दे फॉर्म ट्राइऑक्साइड्स एंड पेंटा ऑक्साइड्स। बट नाइट्रोजन जो है वो बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाता है, ठीक है जी, बहुत सारे हमारे ऑक्साइड्स बनाता है, जिसमें वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। N2O, NO, N2O3, N2O4, या यू कैन राइट NO2, N2O5। ये सारे ऑक्साइड्स शो करते हैं। डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, ये +4 और ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ठीक है जी, क्लियर है। अब इनकी प्रिपरेशन की बात आती है, बड़े इजीली तरीके से हम याद कर सकते हैं इन्हें। अब N2 है, N2O है, ठीक है जी, लाफिंग गैस या डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, इसे हम कैसे बना सकते हैं? हमने अमोनियम कंपाउंड लिए NH4NO3, NH4NO3, और मैं इसे हीट कर देता हूं। अब देखो याद करने का तरीका है, यहाँ पे जब भी अमोनियम कंपाउंड आएगा, अमोनियम मतलब NH4 पॉजिटिव का कोई भी कंपाउंड आएगा, तो सिंपली वहां से वाटर रिमूव कर दो। अब यहाँ से कितने वाटर रिमूव कर सकते हैं? 4 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो 2H2O हमने रिमूव कर दिया, बचा क्या मेरे पास? ये वाला नाइट्रोजन बचा, एक नाइट्रोजन ये बचा और एक ऑक्सीजन ये बचा, तो बचा मेरा N2O। यही मेरी प्रिपरेशन थी, N2O, राइट, क्लियर हो गया। और मैंने आपको बताया था ये एनेस्थीसिया की तरह यूज होता है, डेंटिस्ट यूज करते हैं, राइट। और ये हमारी न्यूट्रल होती हैं, ये N2O एंड NO, दे आर न्यूट्रल इन नेचर, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, तो ये हो गया हमारा। अब NO कैसे बनेगा? इसके लिए जब हम आगे ऑसवाल्ड प्रोसेस पढ़ेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ HNO3, वहां पे भी हम बनाएंगे। हमने अमोनिया लिया NH3, इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, राइट। और यहाँ पे हमने क्या किया? प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट, 1100 केल्विन टेम्परेचर रखा, तो अमोनिया जो था वो ऑक्सीडाइज होएगा किसमें? नाइट्रिक ऑक्साइड में। वो नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और बना देगा वाटर। इस तरीके से हमने ये मोनोऑक्साइड भी पढ़ लिया। अब उसके बाद हमने पढ़ा N2O3। अब N2O3 शायद मैंने आपको पहले भी बताया था, NO प्लस NO2 का मिक्सचर होता है। NO हमारी कलरलेस गैस है, NO2 क्या है? हमारी ब्राउन कलर की गैस है। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो N2O3 बनाएगा, तो ये हमारी ब्लू कलर की गैस थी, ये भी मैंने आपको बताया था। 2 गैसेस थी हमारी नाइट्रोजन की जो कलर्ड थी, एक NO2 थी और एक N2O3 थी। N2O3 ब्लू कलर की होती है, NO2 ब्राउन कलर की गैसेस होती हैं, राइट। अब NO2 बनाना है हमें या N2O4 बनाना है। इसमें हम क्या करेंगे? कोई भी मेटल नाइट्रेट लोगे, कोई भी मेटल नाइट्रेट अगर आप लेते हो और उसे हीट करते हो, कोई भी मेटल, व्हाटएवर मेटल है ना, PB, सिर्फ एल्कली मेटल्स को छोड़ के कोई भी आप मेटल नाइट्रेट ले रहे हो, आप उसे हीट करोगे तो वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। ये सब मैकेनिज्म में बताया गया है। कोई भी मेटल नाइट्रेट आप लेते हो, उसे अगर आप हीट करते हो तो वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, NO2 गैस में कन्वर्ट होता है और O2 गैस में कन्वर्ट होता है।
राइट, क्लियर हो गया। अब हम लास्ट पढ़ेंगे N2O5। अब N2O5 कैसे बना, ये हमने क्या किया, HNO3 लिया, ठीक है जी, और इसे हमने डिहाइड्रेट कर दिया, इसे हमने कर दिया डिहाइड्रेट बाय यूजिंग P4O10, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा N2O5 प्लस H2O में, ठीक है जी, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3, अगर मतलब N2O5 जो है दैट इज एनहाइड्राइड ऑफ HNO3। अब आपको देखना है ये कैसे सही लगेगा, इज जस्ट सिंपली ऐड वाटर टू इट। N2O5 में वाटर ऐड कर दो भाई साहब, सब समझ में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, H2N2O6। ऐसा तो कोई एसिड होता नहीं है, तो यहाँ से 2 बार निकाल दो, HNO3 बन गया। इस रिएक्शन को उल्टा कर दिया तो हमारा बन गया था ये, फाइन। इस तरीके से हम इन रिएक्शंस को याद कर लेंगे। ये बन गए हमारे ऑक्साइड्स हो गए। अब हम बात करेंगे फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स की बात, ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस। बाकी रिमेनिंग 2 ही टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं यूजुअली, ट्राईऑक्साइड्स एंड पेंटा ऑक्साइड्स, ट्राईऑक्साइड्स एंड पेंटा ऑक्साइड्स। नेक्स्ट इज शेप्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, राइट, जो हम भी हमने यहाँ पे N2O, NO, N2O3, N2O4 या NO2 ये पढ़ा है, इसके शेप्स कर लेते हैं हम, राइट। तो N2O की अगर मैं शेप की बात करता हूँ यहाँ पे N2O, तो ये कैसे एग्जिस्ट करता है हमारा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, N के पास पॉजिटिव रहेगा और इस O के पास नेगेटिव चार्ज रहेगा, दिस इज N2O। और ये किस तरीके का स्ट्रक्चर बना सकता है हमारा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड N विद अ पॉजिटिव साइन, डबल बॉन्ड O, राइट। ऐसा भी हमारे ये नाइट्रोजन N2O के स्ट्रक्चर्स हैं। उसके बाद आता है हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, इट एग्जिस्ट एज अ डाइमर, नाइट्रोजन ऑक्साइड इट एक्ट एज अ डाइमर। तो ये क्या करता है हमारा, दोनों तरीके से एग्जिस्ट करता है। पहले मैं दोनों बना देता हूं। ये NO था, ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है, दिस इज अ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, मतलब इसके पास क्या है, हाफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। इट कंटेन्स 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ये क्या करता है, डाइमर बनाता है, ठीक है जी। इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये हमारा डाइमर बना देता है। ऐसे ही इसका भाई है एक NO2, वो भी, उसकी भी सेम कहानी है, वो भी क्या करता है, NO2 की फॉर्म में एग्जिस्ट ना करके N2O4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट लो टेम्परेचर पे। जब हम उसका टेम्परेचर हाई कर देते हैं तो वो NO2 में कन्वर्ट हो जाता है, NOON। ये बन गए हमारे। इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 238 पिकोमीटर और ये होती है 114 पिकोमीटर। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे N2O3 की, N2O3 की। इसका स्ट्रक्चर कैसा होएगा, O, देखो स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ये पेपर में पूछे जाते हैं। डबल बॉन्ड
N O N डबल बॉन्ड O, राइट, N2O3। इसके बाद आएगा हमारा N2O4, N2O4 या NO2। NO2 के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, N2O के पास, N2O4 के पास नहीं रहेगा। तो पहले हम N2O बनाते हैं, NO2 बनाते हैं, सॉरी। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये रहेगा, ठीक है जी। अब इसके बाद ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको हम ऐसा भी बना सकते हैं, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। और इनके इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर N2O4 का बनाना है, तो ये इसके पास ये वाला अनपेयर्ड और ये अनपेयर्ड दोनों आपस में चिपक जाएंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे और ये बना देंगे डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ये बन गया हमारा N2O4 और NO2। अब एक बचा हमारा कौन सा, N2O5, वो भी हम यहीं पे बना देते हैं, N2O5। N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, O N सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड ऑपोजिट साइड पे थे, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ये सेम साइड पे भी आ जाएं। यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, यहाँ पे O, यहाँ पे N, यहाँ पे O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ठीक है जी। इस तरीके से भी हम इन्हें बना सकते हैं, राइट। तो ये हो गए हमारे स्ट्रक्चर्स, भी हो गए। स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। नेक्स्ट वी हैव ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस। इसमें पहला है फास्फोरस ट्राइऑक्साइड और फास्फोरस 3 ऑक्साइड P4O6, राइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P2O3 की फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज P2O3। क्लियर हो गया। बट जब हम इनकी स्टडीज करते हैं तो यूजुअली ये P4O6 की फॉर्म में ही हमारा एग्जिस्ट करता है। कैसे बनता है ये, हमने व्हाइट फास्फोरस लिया, उसको हमने लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट किया या उसे जला दिया, तो दिस विल फॉर्म P4O6, राइट। क्लियर हो गया। P4O6, इसमें क्या होगा, हर एक फास्फोरस एटम, ये हमारे कॉर्नर्स पे रहेंगे, इसके स्ट्रक्चर मैं अभी आपको बना के दिखा रहा हूँ, राइट। और इसके अंदर क्या होगा, अलग अलग शेप्स, ये मतलब हर एक कॉर्नर पे टेट्राहेड्रॉन शेप होगी, टेट्राहेड्रल शेप होगी, और हर एक फास्फोरस कॉर्नर एटम पे है और ये अलग अलग ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा, राइट। और इसकी शेप भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ये फास्फोरस लगाया, दिस इज फास्फोरस, ये एक ऑक्सीजन एटम आ गया, यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे बीच में फास्फोरस आ गया, फिर ऑक्सीजन आ गया, फिर फास्फोरस, फिर ऑक्सीजन, फिर फास्फोरस और ये ऑक्सीजन, ठीक है जी। क्लियर है। 1 2 3 4, 4 हुए हैं ऑक्सीजन, एक हम यहाँ पे लगा देते हैं 5 और एक हो जाएगी हमारी 6। ये सारी की सारी
ऑक्सीजन हो गई। अब ये जो फॉस्फोरस हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा P4O6 का स्ट्रक्चर। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये बन गया हमारा P4O6 का स्ट्रक्चर, राइट। इसका स्नो लाइक अपीयरेंस होता है, स्नो लाइक अपीयरेंस, ठीक है जी। और इसे हम कभी कभी क्या बोलते हैं, फ्लावर ऑफ फॉस्फोरस, फ्लावर ऑफ फॉस्फोरस, राइट। अब देखो P4O6 है, P4O6 फॉस्फोरस है, ठीक है जी। फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है और उसका जो ऑक्साइड होगा वो क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। अभी कौन सा एसिड बनाएगा वो देखते हैं, ठीक है जी। अब P4O6 अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहूं फॉस्फोरस का तो क्या आएगा, +3, +3। कैसे निकाला मैंने, 4x - 12 = 0, x = 3। तो अब वाटर है, कोल्ड वाटर है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सेम एसिड बनाएगा। कैसा एसिड बनाएगा, जिसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 रहेगा, एंड दिस विल फॉर्म H3PO3, H3PO3, राइट। और अगर हम इसे हॉट वाटर के साथ अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो थोड़ा सा रिएक्शन में चेंज आएगा। अगर हम इसका करते हैं P4O6 प्लस वाटर, यहाँ पे हमने हॉट वाटर ले लिया तो ये इसे कन्वर्ट करेगा H3PO4 में और साथ में बना देगा फॉस्फीन। यहाँ पे क्या हुआ, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हुआ, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हुआ। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 था, यहाँ पे गया वो +5 में चला गया और यहाँ पे आ गया -3 में, ठीक है जी। क्लियर हो गया, हाँ जी। अब हम फॉस्फोरस पेंटा, एक और रिएक्शन रह गया। अगर मैं P4O6 का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता हूं, ठीक है जी, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीक्लोराइड्स बनाता है, POCl3 प्लस PO2Cl बना देगा, ठीक है जी, PO2Cl बना देगा। सही, अभी P4O10 का कराऊंगा उसमें कवर अप कर दूंगा मैं इसे, फाइन। ये P4O6 था, इसका हमने क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया तो फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बना देगा, PO2Cl एंड POCl3। अब हम आगे बढ़ेंगे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, सॉरी पेंटाक्लोराइड नहीं, ऑक्साइड, ठीक है जी, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, और इसे हम बोलते हैं P4O10, P4O10। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास वही फॉस्फोरस होगा, व्हाइट फॉस्फोरस हम लेंगे, उसे एक्सेस ऑफ एयर में हीट कर देंगे, एक्सेस ऑफ एयर में, जिसकी वजह से वो कन्वर्ट हो जाएगा P4O10 में, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाएगा। फाइन। अब इसके अंदर क्या होगा, अब सेम स्ट्रक्चर रहेगा जैसा हमने पहले किया था, फॉस्फोरस हर एक कॉर्नर पे रहेंगे, सेम स्ट्रक्चर जैसे पहले हम P4O6 का ही बनाएंगे, ठीक है जी। 1 2 3 4, यहाँ पे हमारा एक O आ गया और यहाँ पे आ गया एक और O। दिस वाज द स्ट्रक्चर
उसमें क्या था, हर एक हर एक फास्फोरस था वो टेट्राहेड्रली एक दूसरे से अटैच्ड था। ये बना दिया हमने P4O6 का स्ट्रक्चर। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है किसमें, P4O10 में। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक और बॉन्ड बनाऊंगा ऑक्सीजन के साथ। ये एक बॉन्ड बना, ये दूसरा बॉन्ड बना, ये तीसरा बॉन्ड बना और ये चौथा। 6 पहले थे, 4 और आगे 10 हो गए। क्लियर हो गया। और इसका भी क्या होगा, स्नो लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसकी भी स्नो लाइक अपीयरेंस होती है। एंड सबलाइम्स ऑन हीटिंग, सबलाइम्स मतलब सॉलिड से डायरेक्टली वो गैसियस स्टेट में चला जाता है। एंड इट सबलाइम्स ऑन हीटिंग, राइट। ये भी हमारा क्या करेगा, कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर में दोनों में मिक्स होता है, बट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगी। हमने यहाँ पे किया P4O10 प्लस वाटर। अगर मैंने इसे कोल्ड वाटर के साथ किया तो ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनाएगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनाएगा विच इज 4, ये बनाएगा HPO3। अगर आप यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो वो +5 ही आएगा। और ऐसे ही अगर आप P4O10 लेते हो, इसका हाइड्रोलिसिस करते हो इन द हॉट वाटर, तो ये हमारा कन्वर्ट करेगा H3PO4 में, H3PO4 में। यहाँ पे मैं बैलेंस कर देना इन रिएक्शंस को, ठीक है जी। दीज आर द रिएक्शंस। और जो P2O5 होता है, P2O5 या P4O10, ये हमारा क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज होता है। अभी हमने लास्ट क्लास में नहीं, अभी पीछे ही हमने किया था। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने नाइट्रिक एसिड लिया था। नाइट्रिक एसिड को P4O10 वाटर रिमूव किया था। यहाँ पे P4O10 इज एक्टिंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि P4O10 जो है इट एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, रिएक्शन नहीं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। एंड इट हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर। बहुत सारी जगह पे हम इसे यूज करते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जस्ट रिमूव वाटर, राइट। क्लियर हो गया। और जब भी ये वाटर रिमूव करेगा, देखो तो ये क्या बनाएगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे। दिस इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ही रहेगी। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, H2SO4 लिया। H2SO4 का हमने P4O10 के साथ रिएक्शन करा दिया, तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू SO3। SO3 यहाँ से वाटर निकला, P4O10 वाटर के साथ मिलके क्या बनाएगा, HPO3। ठीक है जी। आपने HNO3 के साथ रिएक्शन कर दिया P4O10 का, तो ये क्या बनाएगा, N2O5 बनाएगा और साथ में HPO3। राइट, ये हो गया। अब ये क्या होते हैं हमारे फास्फोरस ऑक्साइड, ये एसिडिक ऑक्साइड है और ये बेसिक ऑक्साइड के साथ मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट्स बनाते हैं। कैसे, हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, कैल्शियम ऑक्साइड इज अ बेसिक ऑक्साइड, और P4O10 एसिडिक ऑक्साइड। या तो आप सिंपल कर सकते हो, यहाँ पे वाटर ऐड करो, यहाँ पे वाटर ऐड कर दो, तो रिएक्शन निकल जाएगा। तो अगर मैं ऐसे करता हूं तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और ये बनाता है H3PO4। ये बेस है, ये एसिड है, इन दोनों का रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 फुल ट्वाइस प्लस वाटर। दैट्स इट। आपको रिएक्शन भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। हमें उन्होंने दिया था कैल्शियम ऑक्साइड और
P4O10 इन दोनों का रिएक्शन था, इन दोनों को ऐड किया और काम हो गया, राइट। ये सारी ट्रिक्स आपको मैकेनिज्म में गिवन है। ऐसे ही P4O10 लिया, इसका आपने क्या किया, कोक के साथ कन्वर्ट कर दिया, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे कोक के साथ रिएक्शन कर दिया, तो ये जो फास्फोरस था P4O10 जो था, अब कार्बन रेड हॉट, ये कोक जो है वो क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो क्या करेगा, इससे ऑक्सीजन लेके चला जाएगा और इसे कन्वर्ट कर देगा रेड फास्फोरस में, रेड फास्फोरस में। और रेड फास्फोरस जो है दैट इज एन एलोट्रॉप ऑफ फास्फोरस, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यूजुअली यही दो इंपॉर्टेंट थे, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। तो उसके लिए छोटी सी चीज बता देता हूँ, ऑक्साइड्स ऑफ आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। क्या करेंगे, ट्राइऑक्साइड्स भी बनाएंगे और पेंटाऑक्साइड्स दोनों बनाते हैं। दे फॉर्म बोथ ट्राइऑक्साइड्स एंड पेंटाऑक्साइड्स। फाइन, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आता है, अब ये क्या थे, सारे के सारे नॉन मेटल थे, तो एसिडिक कैरेक्टर के बारे में भी बात करता है। जब भी हम एसिडिक कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, तो जब भी हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या करता है, डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज कर गया। और उसके बाद हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर द एसिडिक कैरेक्टर। ये सब में होता है ये हमारा, हायर द एसिडिक कैरेक्टर। फाइन, तो अब हम यहाँ पे देखो ऐसे करते हैं, N2O3 लेते हैं, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर P2O3 होगा, फिर उसके बाद AS2O3 होगा, फिर Sb2O3 होगा, और हो जाएगा हमारा Bi2O3। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 था, अगर मैं +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला लेता हूं तो यहाँ पे हो जाएगा N2O5 सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर P2O5 है, फिर AS2O5 है, फिर उसके बाद Sb2O5 है, और फिर Bi2O5 है, राइट। यूजुअली ये चीज हमारे हर जगह काम करती है, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर द एसिडिक कैरेक्टर, बट हर जगह काम नहीं करेगा, हर जगह ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखते हैं इसे। चलो अभी इसके लिए बताता हूँ। यहाँ पे हमने N2O की बात की, N2O लीस्ट बेसिक है, लीस्ट एसिडिक है, फिर NO होगा, वैसे तो ये न्यूट्रल ही है, फिर उसके बाद N2O3 होगा, फिर NO2 या N2O4 होगा, फिर उसके बाद N2O5 आएगा, ठीक। इन केस ऑफ फास्फोरस के केस में ये काम नहीं करता। इन केस ऑफ फास्फोरस एसिडिक कैरेक्टर डू नॉट डिपेंड ऑन द oxidation state. Acidic character do not depend on the oxidation state. Acidic character depends on its Ka value, acid dissociation constant. ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पे लिखते हो कि H3PO4 सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो आपकी गलतफहमी है, वो हमारा किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, जी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो हमारे Ka की वैल्यू के ऊपर, ठीक। और अगर मुझे देखो बेसिसिटी निकालनी है, देखो ये एसिड्स हैं, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स हैं, और मुझे उनकी क्या निकालनी है, बेसिसिटी निकालनी है। तो उसके लिए एक ट्रिक है, बेसिसिटी के लिए एक ट्रिक है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1। अभी हम आगे बात करेंगे ऑक्सी एसिड्स की, तब मैं आपको ये चीज प्रूव भी करके दिखाऊंगा। नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1, क्लियर हो गया।
तो ये हो गया साहब जी हमारा ऑक्साइड्स के बारे में। अब हम बात करेंगे एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, इसको हम स्टडी करते हैं। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, वही 4-5 रीजन आते हैं जो हमने प्लस 1 में भी पढ़े थे, वो भी यहीं पे ही आएंगे। जैसे कि स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंड लास्ट इज द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ये 4 रीजन है जिसकी वजह से वो हमारे एनॉमलस बिहेवियर दिखाएगा। ठीक है जी। अब वो क्या क्या दिखाते हैं वो उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो अल्टीमेटली होना क्या है, कुछ भी वो क्वेश्चन पूछता है एनॉमलस बिहेवियर के, तो ये 4 रीजन है, इन्हीं यही रिस्पॉन्सिबल है उस कैरेक्टर के लिए। जैसे कि फर्स्ट हमने यहाँ पे लिया कि नाइट्रोजन इज अ गैस, बाकी रिमेनिंग क्या है, सॉलिड है। नाइट्रोजन इज अ गैस, ठीक है जी, while other members are solid। ये हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किया था कि नाइट्रोजन जो वो N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, बाकी फास्फोरस P4AS4 टेट्राएटॉमिक रहते हैं। ऐसा क्यों था? नाइट्रोजन का साइज छोटा था, ठीक है जी, तो वहां पे क्या हो रहा था, इफेक्टिव पी पाई ओवरलैपिंग हो रही थी, और जो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है, तो जल्दी से टूट जाता है, तो इसी वजह से क्या करता है, वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, राइट। अब जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कैन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड with itself and with small size atom like carbon, nitrogen, etc। ठीक है जी। क्या करते हैं, जैसे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है, और नाइट्रोजन अपने साथ क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। बाकी रिमेनिंग के पास टेंडेंसी नहीं थी कि वो पी पाई बॉन्ड बना सकें, उनके पास टेंडेंसी थी पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की, राइट। उसके बाद नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ मिलके अमोनिया बनाता है, ठीक है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलके अमोनिया बनाता है, और वहां पे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और बाकी फास्फोरस PH3 ASH3 SbH3 BiH3 वहां पे हमारी कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। नाइट्रोजन का सिर्फ एक ही फ्लोराइड, नाइट्रोजन के NF3 स्टेबल, बाकी सब क्या होते हैं, अनस्टेबल हैं, ठीक है जी। सिर्फ NF3 स्टेबल हैं, बाकी अगर आप बात करते हो NCl3 NBr3 Ni3, वो हमारे क्या हैं, अनस्टेबल हैं, दे आर अनस्टेबल। बाकी रिमेनिंग में क्या है, सब कुछ स्टेबल है। remaining element halides are stable, right। ड्यू टू स्मॉल साइज नाइट्रोजन जो है वो नाइट्राइड आयन बनाता है, फास्फोरस फॉस्फाइड बनाता है, बट बाकी नहीं बनाते।
sometimes form P-3 ion, phosphide ion. Remaining नहीं बनाते हैं. Remaining do not form. क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती रहती है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं. नाइट्रोजन कोवेलेंसी कितनी शो करता है? नाइट्रोजन शो कोवेलेंसी मैक्सिमम ऑफ 4. मैक्सिमम कितनी दिखाता है? 4 की. 4 बॉन्ड बना सकता है NH4 पॉजिटिव, इससे ज्यादा नहीं बना सकता. बट रिमेनिंग कैन एक्सपैंड देयर ऑक्टेट. But remaining can expand their octet by due to presence of d orbitals. Can expand their octet or show covalency beyond 4 due to presence of d orbitals. Fine. Nitrogen is chemically inert. Nitrogen is chemically inert. Why? Due to high bond enthalpy. It is chemically inert due to high bond enthalpy. नाइट्रोजन की जो बॉन्ड एंथैल्पी that is very high, 924 किलोजूल पर मोल. बाकी रिमेनिंग में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, झट से टूट जाता है. रिमेनिंग हैव स्मॉल बॉन्ड एंथैल्पी. यस, वीक बॉन्ड एंथैल्पी. और बाकी क्या है? नाइट्रोजन नॉन मेटल है, टिपिकल नॉन मेटल है. बाकी रिमेनिंग क्या है? सेमी मेटल्स हैं या मेटलॉइड्स हैं. दीज आर द एलिमेंट्स. ठीक है, दीज आर द एनॉमलस प्रॉपर्टीज. और इनसे क्वेश्चन आते हैं. कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाएंगे, यहाँ से बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं. चलिए नेक्स्ट अब हम चलेंगे डाइनाइट्रोजन के बारे में हम बात करेंगे. डाइनाइट्रोजन N2. नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी है? 78% डाइनाइट्रोजन है. ऑक्सीजन कितनी है? 20%. बाकी 1% क्या हुआ? जो भी हमारी बची वो आ जाती है. सॉरी, 1 मिनट, मैंने ना एक पीछे गलत चीज कर दी. इसकी बॉन्ड एंथैल्पी ये 924 नहीं होती, 946 होती है. दैट्स 946 किलोजूल पर मोल. ठीक है जी. इट हैज हाई बॉन्ड एंथैल्पी. नाइट्रोजन क्लियर हो गया. और नाइट्रोजन में क्या होता है? हमारे पास नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है, हाई बॉन्ड एंथैल्पी होती है, जिसकी वजह से ये हमारी इनर्ट होती है. इट इज केमिकली इनर्ट. अब इसकी प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं. प्रिपरेशन देखो, प्रिपरेशन कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज नहीं है. चीजों को इजी करना है. मैंने अभी आपको बताया था जितने भी हमारे अमोनियम कंपाउंड्स हैं उसको अगर मैं हीट करता हूं तो वहां से क्या करना है? हमने वाटर रिमूव कर देना है. अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकल जाएंगे. अब बचेगा क्या? ये एक नाइट्रोजन बचा, एक नाइट्रोजन ये बच गया, तो N2 आ गया. खत्म. क्लियर हो गया. एक प्रिपरेशन का तरीका ये था. दूसरा तरीका हम याद कर लेंगे. अमोनियम क्लोराइड हमने लिया NH4Cl और इसका NaNO2 के साथ रिएक्शन किया. अब यहाँ पे आयन एक्सचेंजेस होंगे. आयन एक्सचेंज रिएक्शन होने वाला है. यहाँ पे ये Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, ये दोनों आपस में जाके चिपक जाएंगे. आयन्स है तो ये क्या बना देगा? एक NaCl बनाएगा. और क्या बनाएगा? NaNO2. NaNO2. अब NaNO2 से हमें क्या मिलने वाला है? सॉरी, NaNO2 नहीं, NH4NO2 बनाएगा. यहाँ पे सॉरी गलती की है मैंने. यहाँ पे NH4NO2. NH4NO2 ऊपर आ गया. इससे क्या मिलने वाला है हमें? N2N वाटर. और अब देखो अमोनियम के कंपाउंड्स मैंने पहले भी जिक्र किया था. NH4 twice Cr2O7.
अमोनियम डाइक्रोमेट, इसे अगर मैं हीट करता हूं तो क्या बनेगा? N2H8Cr2O7। वाटर निकालो, कितने वाटर निकल सकते हैं? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकल जाएंगे। H2O बचा क्या? ये नाइट्रोजन बचा, 2 क्रोमियम बचे, 3 ऑक्सीजन बचे, तो ये बन जाएगा Cr2O3 क्रोमिक ऑक्साइड, और साथ में बचा नाइट्रोजन। ठीक है जी, ये याद रख लीजिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम या मोस्टली ammonium compounds do not give any residue। वो कभी भी रेजिड्यू नहीं देते हमें, they do not give any residue। ठीक है जी, तो ये वाला एक अमोनियम का कंपाउंड था जो हमें रेजिड्यू देता है, क्लियर हो गया जी? फाइन, और बात करते हैं हम यहाँ पे, इसकी प्रिपरेशन करते हैं। हमने अमोनिया लिया, उसका हमने क्या किया? कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर दिया और उसे कर दिया हीट। तो ये क्या देगा हमें? प्योर कॉपर दे देगा, नाइट्रोजन गैस देगा, और साथ में दे देगा हमें वाटर। ये प्रिपरेशन आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है? अगर वेरी प्योर डाइनाइट्रोजन चाहिए, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी प्योर डाइनाइट्रोजन चाहिए तो हम बेरियम एजाइड का यूज करेंगे। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में मैक्सिमम टाइम पूछा जाएगा आपसे। बेरियम एजाइड, अगर हमें वेरी प्योर डाइनाइट्रोजन चाहिए तो हम बेरियम एजाइड का यूज करते हैं, और ये हमारा यूजुअली कहाँ पे यूज होता है? एयर बैग्स में, जो गाड़ी के एयर बैग्स होते हैं वहां पे हम इसे यूज करते हैं। बेरियम एजाइड था, हमने इसे हीट किया तो ये क्या करेगा? हमें बेरियम दे देगा, वेरी प्योर बेरियम देगा, और क्या देगा? डाइनाइट्रोजन। वेरी प्योर बेरियम नहीं मिलेगा, वेरी प्योर डाइनाइट्रोजन मिलेगा। ठीक है जी, दिस गिव्स अस वेरी प्योर डाइनाइट्रोजन। ठीक है जी, ऐसे ही हम यहाँ पे सोडियम एजाइड का भी यूज करेंगे। 2Na N3, अगर मैं इसे हीट करता हूं तो ये मुझे सोडियम देगा और साथ में हमें डाइनाइट्रोजन भी दे देगा। बेरियम एजाइड एंड सोडियम एजाइड, राइट? फाइन। और अगर हम इसे लार्ज स्केल पे करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे अपनी एयर का, मैन्युफैक्चर ऑफ डाइनाइट्रोजन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे एयर का, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है जी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसमें क्या होगा? जो हमारी नाइट्रोजन है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 77 के, और जो हमारे पास ऑक्सीजन होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 90 के। तो हम इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे यार। ठीक है जी, क्लियर हो गया? अब हम इसकी बात करेंगे जल्दी जल्दी, प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? बड़े सिंपल सी होती हैं। कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस, ठीक है, कोई टेस्ट नहीं है। 2 स्टेबल आइसोटोप है, नाइट्रोजन 14 एंड 15, 2 स्टेबल आइसोटोप्स, नाइट्रोजन 14 and 15, right? Slightly lighter than air, और इसका जो वेपर डेंसिटी होती है दैट इज इक्वल टू 14, राइट? स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर,
नॉन पॉइजनस इन नेचर, जो मैंने आपको बताया था कि सफोकेटिंग नेचर की होती है, ठीक है जी। तो बट N2 जो है दैट इज नॉन पॉइजनस इन नेचर। मैंने आपको बताया था कि वो क्यों मर जा रहे थे, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। नॉन पॉइजनस, पॉइजनस की स्पेलिंग क्या होते हैं, पॉइजनस वो नहीं आएगा, ठीक है। नॉन पॉइजनस इन नेचर एंड एनिमल्स डाई in atmosphere of dinitrogen due to non-availability of डाइऑक्सीजन। वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, इसी वजह से वो लोग मर जाते हैं, ठीक है जी। और ये हमारी क्या होती है, डायमैग्नेटिक नेचर की होती है, डायमैग्नेटिक नेचर की होती है, ठीक है जी। अगर हम इसे MOT के थ्रू स्टडी करते हैं तो इसके सारे के सारे ऑर्बिटल्स फिल्ड होते हैं। क्लियर है? दीज आर द फ्यू प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है, जैसे मैंने बताया था कि ये न्यूट्रल हैं, तो एक्शन विद लिटमस कुछ भी नहीं होगा, दे आर न्यूट्रल, नो एक्शन as it is neutral towards litmus, ठीक है जी। ये क्या है, हमारी न्यूट्रल होती हैं टुवर्ड्स लिटमस। सेकंड, लो रिएक्टिविटी। अब लो रिएक्टिविटी की बात करें तो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, हाई बॉन्ड एंथैल्पी है, हाई बॉन्ड एंथैल्पी है, साइज स्मॉल है, तो ये इजीली पंगा नहीं लेगा किसी के साथ, क्योंकि इसे बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है जी। अगर हम फिर भी करेंगे तो हमें क्या करना चाहिए, जबरदस्ती करनी है, तो उसे हम केमिकल फिक्सेशन में बोलते हैं। इट कैन बी मेड टू कंबाइन विथ metals, non-metals under strong conditions, and this is known as chemical fixation of dinitrogen, इसे हम बोलते हैं chemical fixation of dinitrogen. Third, we have action with metals. राइट, मैग्नीशियम ये हमारी डायरेक्टली कंबाइन करती हैं, ठीक है, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म नाइट्राइड। हमने मैग्नीशियम लिया और ये नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, हीट करने पे मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएगा, Mg3N2। ऐसे ही हमने कैल्शियम लिया तो ये हमारा रिएक्ट करके कैल्शियम नाइट्राइड बना देगा, Ca3N2। एल्यूमिनियम के साथ करेंगे तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना देगा, 2Al प्लस N2, दिस विल गिव अस 2Aln, ठीक है जी। क्लियर हो गया? सिर्फ लिथियम जो था हमारा रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है, N2 प्लस 6Li गिव्स लिथियम नाइट्राइड, Li3n, राइट। अब एक चीज मैंने बताई थी, कोई भी मेटल नाइट्राइड होगा
वो क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन पे क्या देगा, अमोनिया गैस इवॉल्व करेगा. इट विल इवॉल्व अमोनिया गैस प्लस 3OH negative. Next we have action with non-metals. Action with non-metals. फोर्थ पॉइंट हो गया ये. राइट, पहले हम डाइऑक्सीजन के साथ करते हैं विद O2. तो ये क्या करेंगी, रूम टेम्परेचर पे तो रिएक्ट करती नहीं है, हाई टेम्परेचर पे करती हैं. नाइट्रोजन का हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो ये 2NO देगा. कितने पे, 3273 केल्विन पे. क्लियर हो गया. और ये हमारा मेथड है टू प्रोड्यूस नाइट्रिक एसिड. दिस रिएक्शन इज basis for manufacture of nitric acid HNO3 by Birkeland and Birkeland and Heights process. Heights process. राइट. और विद डाइहाइड्रोजन अगर हम इसका H2 के साथ करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अमोनिया बनाता है. N2 plus 3H2 gives 2NH3. This method is used for the preparation of ammonia. अब यहाँ पे होता क्या है, काफी सारी कंडीशंस होती हैं. 673 केल्विन टेम्परेचर चाहिए, 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर चाहिए, और आयरन एज ए कैटलिस्ट, Fe कैटलिस्ट का काम करेगा, साथ में मोलिब्डेनम एज अ प्रमोटर. और आजकल हम Al2O3 और K2O का यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ मोलिब्डेनम, और आयरन की जगह हम Fe2O3 का यूज करते हैं. राइट. और ये जो रिएक्शन है दिस इज हेबर्स प्रोसेस. ये आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है हेबर्स प्रोसेस का, अभी दोबारा भी पढ़ेंगे हम. और उसके बाद है एक्शन विद कंपाउंड्स. एक्शन विद कंपाउंड्स. ठीक, फर्स्ट है हमारा विद कैल्शियम कार्बाइड. ठीक है जी. इसमें क्या होगा, CaC2 प्लस N2. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. कैल्शियम साइनामाइड बनाता है ये, CaCN2 प्लस C, कैल्शियम साइनामाइड. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. ठीक है जी. इसको हम नाइट्रोलिम भी बोलते हैं, नाइट्रोलिम. ठीक है जी, नाइट्रोलिम क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये हमारा कैल्शियम साइनामाइड या नाइट्रोलिम कंबाइन करता है वाटर के साथ और अमोनिया प्रोड्यूस करेगा. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बारी पेपर में पूछ लिया जाता है नाइट्रोलिम कैसे प्रिपेयर हो रहा है, उसका फॉर्मूला क्या होता है. ठीक है. और उसे नाइट्रोलिम क्यों बोला जाता है, बिकॉज दे कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म अमोनिया. नेक्स्ट है हमारा विद एल्यूमिना. विद एल्यूमिना Al2O3. क्लियर हो गया. ये होएगा हमारा Al2O3. इसका हम रिएक्शन करते हैं नाइट्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कुक, इन प्रेजेंस ऑफ कुक at 1273 Kelvin.
और ये क्या बना के देता है हमें, एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है जी। और अभी मैंने आपको बताया था कोई भी मेटल नाइट्राइड है, अगर आप इसका वाटर के साथ रिएक्शन कर देते हो तो दिस विल फॉर्म अमोनिया प्लस AlOH होल थ्राइस। कोई भी मेटल नाइट्राइड हाइड्रोलिसिस करोगे तो वो बनाएगा अमोनिया। लास्ट वी हैव यूजेस ऑफ डाई नाइट्रोजन। बहुत सारे यूजेस आपको ऑलरेडी मालूम है। ठीक है जी। काफी सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की प्रिपरेशन में यूज होता है। यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ कंपाउंड्स लाइक अमोनिया, NH3, नाइट्रिक एसिड HNO3, कैल्शियम साइनामाइड CaCN2 एटसेट्रा। ठीक है जी। इट प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर इन मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। जैसे कहीं पे वेल्डिंग हो रही होती है हाई स्पीड पे और हम चाहते हैं कि वहां पे हमारी रस्टिंग ना हो, तो हम उसे क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस उसके ऊपर या लिक्विड नाइट्रोजन उसके ऊपर फेड करते रहते हैं। ठीक है जी। जिससे क्या होगा, हमारे जंग नहीं लगता। ठीक है जी। इट इज यूज इन गैस फिल्ड thermometers in order to measure high temperature. ठीक है जी। इलेक्ट्रिक बल्ब्स में यूज करते हैं हम। यूज इन इलेक्ट्रिक bulbs in order to reduce the volatility of the टंगस्टन फिलामेंट। ठीक है जी। टंगस्टन फिलामेंट की, क्योंकि जैसे ही आपका बल्ब टूटता है जो फिलामेंट होता है वो गायब हो जाता है, वो उड़ जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। लिक्विड डाइनाइट्रोजन is used as a refrigerant. In order to prevent certain biological specimens. राइट, क्लियर है। फूड स्टफ्स को या क्रायोस्कोपी में, क्रायोसर्जरी में भी हम इसे यूज करते हैं। क्रायोस्कोपी और सर्जरी, ये सब जगह हम इन्हें यूज करते हैं।